प्यारे बच्चों, मैथ क्लास 9th वर्कशीट 28 में सर्वांग समता, जिसको हम इंग्लिश में कॉन्ग्रुएंसी कहते हैं, उस पर चर्चा करेंगे और थोड़ी सी प्रीवियस नॉलेज पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है हमें कि किसी भी त्रिभुज में 3 भुजा होंगी, 3 कोण होंगे, जिनको हम शीर्ष कोण भी कहते हैं। यहाँ हमारे पास पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में हमारे पास क्या होगा, त्रिभुज तभी बनता है जब 3 साइड हों, 3 भुजाएं हों, 3 कोण होंगे उसमें। और वो त्रिभुज कितने तरह के हो सकते हैं वो ऑलरेडी हम पहले कह चुके हैं कि वो सर्वांग समत्रिभुज हैं और वो किस किस तरह से हो सकते हैं। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, हम फिर यदि रिकॉल कराना चाहें तो फिर ये रिकॉल करा सकते हैं कि त्रिभुज भुजा के आधार पर 3 होते हैं और कोणों के आधार पर भी 3 तरह के होते हैं। तो यदि हम भुजा के आधार पर कहते हैं तो समबाहु त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया और विषमबाहु त्रिभुज हो गया। जबकि कोणों के आधार पर कहते हैं तो न्यूनकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज हो गया। उसके आगे भी यदि हम बढ़ते हैं तो यहाँ आता है सर्वांगसम। अब सर्वांगसम किसको कहते हैं? जैसा कि हम अपनी पिछली वीडियोस में कह चुके हैं कि सर्वांगसम त्रिभुज किसे कहते हैं, सर्वांगसम आकृति किसे कहते हैं, या सर्वांगसमता किसे कहते हैं। तो आपके पास जो भी चीज़ एक जैसी नज़र आती है, उनकी लंबाई, चौड़ाई, नाप तोल में वो सर्वांगसम हो सकती है। यहाँ पर आपके पास एक एग्जाम्पल दिया गया है। यदि आप अपने दोनों हाथों को देखते हैं, उनको जोड़ते हैं, जो हाथ जोड़ने की स्थिति लाते हैं तो वो एक दूसरे को ढक लेते हैं, तो आप देखेंगे कि वो एक दूसरे के समरूप हैं। फिर लिखा गया है कि यदि 10 रुपये के सिक्के लेते हैं, 10 रुपये के नोट्स को लेते हैं और 10-10 रुपये के नोट लेते हैं तो सारे सर्वांगसम की आकृति लेके बैठेंगे, यानी कि सारे एक दूसरे के ऊपर रख दें तो वो सर्वांगसम होंगे। लेकिन यदि एक 10 का नोट लें और एक 100 का नोट लें, 1000 का नोट, 2000 का नोट लें, उनके साइज अलग अलग होंगे तो वो सर्वांगसम नहीं होंगे। तो यहाँ पर बात आती है कि अब ये देखा जाए कि त्रिभुजों की सर्वांगसम को समझें कैसे। तो 2 त्रिभुज सर्वांगसम कैसे होंगे, कब हो सकते हैं, कि ये थोड़ा सा बताते हैं। कि यदि आपके पास एक त्रिभुज है ABC और एक त्रिभुज यदि PQR है, तो यहाँ पर क्या ज़रूरी है कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो, ये हमें देखना ज़रूरी है। इसके लिए हमारे पास कुछ पॉइंट हैं जिनको हमें याद करके हमें इसको समझना होगा। तो नंबर 1, यदि हमारे पास एक त्रिभुज की तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज के साथ बराबर हो जाएं तो वो सर्वांगसम कहलाएगा। नंबर 2 में हो कि यदि किसी एक त्रिभुज की 2 साइड के बीच का कोण किसी दूसरे त्रिभुज की साइड और एक कोण के बराबर हो जाए तो सर्वांगसम हो जाएगा। नंबर 3, यदि किसी त्रिभुज में 2 कोण और एक भुजा आपस में बराबर हो तो भी हम उसको सर्वांगसम कहेंगे। और चौथा नंबर है RHS, इसमें कहते हैं समकोण कर्ण भुजा। यदि किसी एक त्रिभुज की समकोण हो वो त्रिभुज, उसका कर्ण और उसकी एक भुजा यदि बराबर हैं तो वो भी सर्वांगसम होंगे। तो हम यहाँ 4 नियमों के ऊपर बात करेंगे, सर्वांगसम किसे कहते हैं, अलग अलग नियम हैं। इन चारों में से कोई भी एक स्थिति यदि हमें मिल जाती है तो हम कहेंगे त्रिभुज सर्वांगसम है। अब यहाँ पहला पॉइंट जो दिया हुआ है उसमें कहा है कि 2 त्रिभुज सर्वांगसम कहलाते हैं यदि उनके सभी भागों का माप बराबर हो। 2 त्रिभुज ABC या DEF लेते हैं, यदि आप ABC को DEF के ऊपर रखें तो दोनों त्रिभुज एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेंगे। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं। इसे हम त्रिभुज ABC सर्वांगसम का सिंबल लगाते हैं, DEF भी लिख सकते हैं या सर्वांगसम कह के लिखा जा सकता है। यहाँ भुजा AB भुजा DE को ढकेगी, इसीलिए यह दोनों संगत भुजाएं कहलाती हैं। अब यहाँ हमने PQR लिया तो आप यदि चाहें तो इसको DEF ले सकते हो, क्योंकि DF आपके वर्कशीट में मार्क किया गया है तो उसको भी ले सकते हो। तो यहाँ AB DE को ढकेगी, AC DF को ढकेगी और BC EF को ढकेगी, मतलब ये इसकी संगत भुजाएं हैं। अब संगत भुजाएं हैं तो संगत भुजाएं आपस में यहाँ सर्वांगसम त्रिभुजों की बराबर होती हैं। तो यहाँ लंबाई में बराबर होंगी, संगत भुजा होंगी, इनके जितने भी कोण होंगे वो भी आपस में बराबर होंगी। इसी तरह से सारी भुजाएं आपस में
बराबर होंगे। अब यहाँ लिखने के लिए क्या करेंगे, तो हम यहाँ लिख देते हैं कि AB जो है वो इसके इक्वल होगी, और ये AC इसके इक्वल होगी, और BC जो होगी वो EF के बराबर होगी। किस तरह से हम बता सकते हैं, शीर्ष A शीर्ष D को ढकेगा, मतलब ये जो कोण जितना भी होगा वो इसके बराबर होगा, B E के बराबर होगा, C F के बराबर होगा। यहाँ त्रिभुज ABC जो DEF के सर्वांगसम हैं, लेकिन उसी क्रम में होने चाहिए जिस क्रम में ये उसके बराबर हो, संगत हो। ABC DEF के संगत होगा, क्योंकि AB DE BC EF AC DEF को के संगत है। A कोण D के बराबर है, B कोण E के बराबर है, C कोण F के बराबर है। यदि इसको हम चेंज कर दें, ABCDFE कर दें, तो वो सर्वांगसम नहीं होगा, वो हम गलत पढ़ेंगे, गलत समझेंगे और वो क्रम बदल जाएगा। क्रम सही होना चाहिए। अब किसी भी त्रिभुज में एक और हम बात यूज करते हैं कि किसी भी त्रिभुज में यदि दो त्रिभुज लेते हैं, दो त्रिभुजों में यदि उनके संगत भाग बराबर होते हैं तो उनको कहते हैं कि वो दोनों भाग भी बराबर होंगे। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, जिसको आप यहाँ पर CPCT लिखते हैं, जिसकी फुल फॉर्म यदि इंग्लिश में लिखेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इक्वल होते हैं, और हिंदी में लिखेंगे तो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो ये बेसिक बातें थी जिनके बेस पर आप इनको प्रयोग कर सकते हैं। अब आपके पास एक क्वेश्चन यहाँ दिया गया है कि क्या नीचे दिए गए त्रिभुज सर्वांगसम हैं? यदि हाँ तो क्या आप इन त्रिभुजों के संगत भागों के नाम लिख सकते हैं? दो त्रिभुज दिए गए हैं, कोण X कोण L के बराबर 50 दे दिया, कोण Y 110 M 110 दे दिया, तीसरा कोण 20 डिग्री दे दिया। कोण बराबर है, लेकिन क्या भुजाएं भी बराबर हैं? देखते हैं भुजा बराबर है कि नहीं। तो भुजा XY 4 सेंटीमीटर तो LM 4 सेंटीमीटर है। यहाँ XZ 10 है तो यहाँ L और N भी 10 है। और तीसरी भुजा जो हमें दे रखी है YZ और MN वो 9 सेंटीमीटर है। तो हम कह सकते हैं कि ये सभी भुजाएं बराबर हैं एक दूसरे त्रिभुज के साथ, और सभी कोण भी बराबर हैं, इसलिए ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं। तो अब उसने पूछा यदि हाँ तो क्या इन त्रिभुजों के संगत भागों के नाम लिख सकते हो? तो यस, तो क्वेश्चन नंबर 1 में आप लिखेंगे, तो यहाँ पर आप लिख दें कि जो फिगर आपके पास है उसमें कहेंगे कि x l के बराबर है, कोण x बराबर कोण l के बराबर है, कोण दूसरा कोण है आपका y तो वो m के बराबर है, तीसरा कोण है z जो n के बराबर है। ये तो तीनों कोण बराबर हो गए, इनकी वैल्यूज दी गई हैं। यहाँ पर देखेंगे तो 50 डिग्री है, यहाँ 110 डिग्री है और ये 20 डिग्री है। ऐसे यदि भुजाओं की बात करेंगे तो आपके पास XY जो है XY बराबर है आपका LM, वो 4 सेंटीमीटर है। यदि हम दूसरे देखते हैं YZ, तो YZ में आपके पास दे रखा है 9 सेंटीमीटर, YZ बराबर MN इक्वल टू 9 सेंटीमीटर गिवन है। और यदि हम XZ को देखेंगे तो वो LN के बराबर है, वो 10 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से आप इनके पार्ट्स को लिख सकते हो। अब आगे कुछ भी और कन्फ्यूजन है, डाउट्स है, तो आप अपनी बुक के क्वेश्चन कर सकते हैं और हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं यदि कोई क्वेश्चन समझ में ना आए। इस प्रकार आपकी वर्कशीट कंप्लीट।